rule of law is the most superior thing in the country. सबसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लॉ है. लॉ से बढ़ के कोई चीज नहीं है. और एवरी पर्सन वेदर ही इज ब्लैक, वाइट, एशियन, माइनर और एडल्ट, everyone is equal before law. Even wealthy and non-wealthy people, all are poor people are equal before law. This is the actual meaning of that term. ये दो मार्क्स के लिए तो आपके पास 2 पॉइंट होने जरूरी हैं. इज इट क्लियर? अब इसके बाद है आइडेंटिफाई वन क्रिमिनल ऑफेंस एंड वन कैटेगरी ऑफ सिविल लॉ. क्रिमिनल ऑफेंस, अब उसने दो डिफरेंट चीजें पूछी आपसे. एक का नाम उसने पूछा कि क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, कौन सा ऑफेंस है क्रिमिनल. वन क्रिमिनल ऑफेंस समरी है, इंडिक्टेबल है, ठीक है. कोई भी आपके ऑफेंस जो समरी होते हैं, इंडिक्टेबल या ट्राइबल, आइदर वे, ये 3 कैटेगरीज हैं जो ऑफेंस की होती हैं. इसमें एक क्रिमिनल ऑफेंस है थेफ्ट. थेफ्ट कैन बी इन द कैटेगरी ऑफ समरी और इट कैन बी इन द कैटेगरी ऑफ इंडिक्टेबल. तो अब आपने याद रखना है कि थेफ्ट एज समरी और इंडिक्टेबल ऑफेंस. इज इट क्लियर? ये आपने पूरी इसका वो लिख देना है ताकि आपके पास मार्जिन. देखिए, अब एग्जामिनर ने क्लियर नहीं बताया कि आइडेंटिफाई वन कैटेगरी है या क्या है, तो इस तरह आपने इसको अपने मार्क्स को 100% सॉलिड बनाने के लिए यू हैव टू यूज दैट टेक्निक कि आपने उसको फ्रेज की फॉर्म में लिख देना है कि समरी ऑफेंस एज समरी और इंडिक्टेबल दिस इज द वन कैटेगरी, वन ऑफेंस. इसी तरह आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा नहीं है, उसमें बर्गलरी क्या है, उसमें टेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट क्या है, उसमें रॉबरी क्या है, वो सारे ऑफेंस की टाइप्स है ना. अच्छा, वन कैटेगरी ऑफ सिविल लॉ. अब यहाँ पे उसने क्लियरली पूछ लिया वन कैटेगरी ऑफ सिविल लॉ. अब सिविल लॉ की कैटेगरीज भी आपने पढ़ी थी. सिविल लॉ की कौन कौन सी कैटेगरी थी? इसमें सबसे मेजर आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कौन से एक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ. क्लियर? सो वन कैटेगरी ऑफ सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज दिस कैटेगरी. फैमिली लॉज भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट आपके लॉज. इज इट क्लियर? जी बेटा उजैर, आपको क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल ऑफ ए मॉरल बिलीफ. मॉरल बिलीफ क्या होता है? ये बहुत आसान सी कॉमन सेंस की चीज है. फिर दोबारा, मॉरल बिलीफ क्या होता है? मॉरल बिलीफ ये होता है कि डोंट लाई इन द कोर्ट. चलिए, एक ये मॉरल बिलीफ हमारा हो गया. इसके अलावा फेयरनेस एंड इक्वालिटी. फेयरनेस एंड इक्वालिटी. तो फेयरनेस और इक्वालिटी आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके ये. इज इट क्लियर बेटा? जी. इसके अलावा हमारे पास फर्दर एग्जांपल आती है कि टू लीगल सिस्टम्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड. लीगल सिस्टम्स कितने हैं? हाउ मेनी लीगल सिस्टम्स आर वर्किंग इन द वर्ल्ड? देयर आर सो मेनी लीगल सिस्टम्स वर्किंग इन द वर्ल्ड. अब ये सारी चीजें आप पूछ रहे होंगे कि ये कहाँ पे हैं. ये बेसिकली उसने चैप्टर 1 से ही ये चीजें उठाई हैं. देखिए, हर दफा उसने चैप्टर 1 से कोई ना कोई सवाल पूछा हुआ है. 2 मार्क्स का, ये मोस्टली 2 मार्क्स के हैं, 5 और 6 के भी हैं, 10 के भी 3 दफा है. लेकिन ये आए जो 10 के आए हैं, ये आए हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर. ठीक है. अब ये विंटर में आया हुआ है, ये भी आपका विंटर में आया था, और ये भी आपका विंटर में आया था. ये देखें, तो इसका मतलब है समर वाले जो हैं इस शर्त से महफूज रहेंगे. समर वाले इस चैप्टर से मोस्ट लाइकली अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि समर में ट्रेंड ही इसका ये बना हुआ है कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है. अच्छा, आइडेंटिफाई वन लीगल रूल, सॉरी 2 लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. अब दुनिया में लीगल सिस्टम्स कितने हैं और कैसे हैं? अब देखें, दुनिया में जो लीगल सिस्टम्स हैं
वो उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये है कि आपके कंट्री के अंदर रिटन लॉस भी हो सकते हैं, कन्वेंशंस भी हो सकते हैं, आप कॉमन लॉ पे भी बेस कर सकते हैं, आप रिटन लॉ के ऊपर भी बेस कर सकते हैं। अब यूके जो है ये कॉमन लॉ पे बेस करता है, अमेरिका रिटन लॉ के ऊपर बेस करता है, यूके कन्वेंशंस को मानता है, अमेरिका में कन्वेंशंस इतने नहीं है। ठीक है, ये इस तरह के मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें से, इनमें से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हर क्वेश्चन, हाँ हाँ, अगर कर लें तो काफी हद तक सवाल आपके आ सकते हैं उसमें से, काफी ज्यादा आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद लीगल सिस्टम में अगर आपकी आ जाए कि कौन कौन से लीगल सिस्टम्स हमारे पास वर्क करते हैं, कौन कौन से लीगल सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके ऊपर कंट्री बेस करता है, तो आपने याद रखना है कि एक कस्टम्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, कस्टमरी लॉज भी हो सकते हैं, कस्टमरी, इसको हम कॉमन लॉ के ऊपर भी कह सकते हैं, कॉमन लॉ, कॉमन लॉ। इसके अलावा रिटन लॉज, रिटन लॉज, आप ज्यादा नाम और टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है ये बेटा। कोडिफाइड भी होते हैं, बिल्कुल, कोडिफाइड बेसिकली रिटन को कहते हैं। ठीक है, और कॉमन लॉज, अब इतनी ज्यादा कैटेगरीज आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये भी लिख लेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगर आप ट्रेडिशंस पे जाएंगे, कन्वेंशंस पे जाएंगे, तो वो आपके काफी ज्यादा लेंथी बन जाएगा वो आंसर। आइडेंटिफाई वन लीगल रूल एंड वन मॉरल बिलीफ। लीगल रूल क्या होता है? लीगल रूल ये है कि लॉज, रिटन लॉज मस्ट बी फॉलोड, ये आपका लीगल रूल है एक। इसके अलावा मॉरल बिलीफ क्या है? डोंट, फेयरनेस एंड इक्वालिटी कर लो, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ये आपका दूसरा सही होगा। इसी तरह कोर्ट ट्रायल इज एन एग्जांपल ऑफ जस्टिस इन इंग्लिश लीगल सिस्टम, आइडेंटिफाई टू अदर एग्जांपल्स। कोर्ट ट्रायल इज द एग्जांपल ऑफ जस्टिस सिस्टम इन इंग्लिश लीगल सिस्टम, कोर्ट ट्रायल। इसके अलावा और क्या क्या आपने पढ़ा था? कोर्ट ट्रायल के अलावा जस्टिस देने के लिए और क्या एग्जांपल्स होती है? एडीआरस एक हो गया। इसके अलावा एडीआरस की कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, अच्छा, और मीडिएशन। तो इसकी ही दोनों स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग। आर्बिट्रेशन करते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या करते हैं? मीडिएशन। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो, यहाँ पे कोई चीज मुश्किल तो नहीं है इधर तक? अच्छा, अब ये देखिए कि ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे समर में है, समर, समर, समर। अच्छा, विंटर में अगर चले जाए तो 2 के या 10 के या 6-5 के भी आपके समर में। अगले साल भी उसने क्या दिया कि यहाँ पे एक सवाल है, ये जो समर में आया, समर 24। तो आपके चांस जो है वो ज्यादा आने के, इसमें से अगर आने की चांस भी है तो वो 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? मैं रोजाना इसी तरह बताता जाऊँ हमको चैप्टर वाइज कि किस किस चैप्टर से क्या कुछ आने के चांस है। इज इट क्लियर? जी बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि इसी कर रहे, काम करना शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर इतना गर्म तो था। अब इसके बाद है assess the need for society to have both civil and criminal law। अब ये सवाल आपके जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैम्ब्रिज वाले ऐसा सा सवाल जरूर दे रहे होते हैं कि जिसमें आपकी कॉमन सेंस यूज हो, रीजंस बनाने की कोशिश करनी है आपने। अब असेस करना है द नीड फॉर society to have both civil law। Basically, you are supposed to write the benefits of civil law and benefits of civil law and criminal law, and benefits of criminal disadvantages of civil law and criminal law। Assess है ना? Assess the need for society, society के साथ इसका लिंक बनता जाएगा। अब मुझे बताएं कि सबसे पहले हमें ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्यों चाहिए? मुझे आप खुद सोचें, एक एक पॉइंट बनाने की कोशिश करें, आपके माइंड में बनता जाएगा खुद।
नंबर वन, देयर वुड बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। अब इसको सिविल और क्रिमिनल को अलग अलग करते हैं। सिविल लॉ प्रमोट्स फेयरनेस एंड it rewards damages to the people who have issues in the sphere of civil law. Therefore, it saves an individual from the aggression of another individual. This is the first benefit of civil law. क्रिमिनल लॉ का क्या बेनिफिट है? क्रिमिनल लॉ का बेनिफिट क्या होगा? क्रिमिनल लॉ का बेनिफिट ये है कि in the society, if there is lawlessness and misuse of law, criminal law stops people to take law in their hands, take rule in their hands. Rather, it promotes equilibrium in the society, balance in the society, if these laws are applied equally. दो एडवांटेज हो गए। अब दो डिसएडवांटेज क्या होगा? सिविल लॉ is a law which have very novel situations which cannot be dealt easily. Therefore, multiple tests are applied by the courts to resolve the issues. Therefore, civil law did never provide such an easier way to find out the solution. ठीक है? Sometimes criminal law का disadvantage क्या है? क्रिमिनल लॉ का बेटा डिसएडवांटेज ये है, criminal law also does not cover या encompasses the all the sphere, all the crimes, as there are multiple connotations to interpret that law, as parliament cannot make laws on every crime which exists in the society. In modern world, it is very difficult to use it because there are so many different techniques to give harm to people. ठीक है? So if we talk about the emotional harm to the people, civil criminal law is unable to cover it. Emotional harm, ये जो आजकल दिल लगी जिनको हो जाती है, उनका दिल टूट जाता है, उनका इमोशनल हार्म जो है उसको कवर नहीं करता। ये इस तरीके से आपने इसके पॉइंट्स लिखे, दो एक साइड के लिखे, दो एक साइड के लिखे, एंड ओपिनियन दे दी कि ज्यादा क्या है। अब समझ आ गई? आपको क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिफाई द 5 टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें आपके पास 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसमें कॉमन लॉ भी आ सकता है, इसमें रिटन लॉज भी, कोडिफाइड लॉज भी आ सकते हैं, अनकोडिफाइड लॉज भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कन्वेंशनल्स भी आ सकते हैं, आपके मॉरल्स भी आ सकते हैं, आपके क्या नाम है, रिजिड और नॉट रिजिड भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपके रिटन और अनरिटन भी आ सकता है। ये मल्टीपल कैटेगरीज होती है। फ्लेक्सिबल और अनफ्लेक्सिबल भी आ सकता है। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ लॉज। सिर्फ स्टेट करना है आपने, आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ 5 बातें आपने लिखनी है फ्रेज की फॉर्म में, फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3, फ्रेज 4, फ्रेज 5। इज इट क्लियर? अब मैंने कितनी कैटेगरीज आपको बता दी हैं। कैटेगरीज के अंदर मैंने ढेर सारी बता दी, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, रिटन, अनरिटन, फ्लेक्सिबल, अनफ्लेक्सिबल। इसके अलावा और आपकी आ सकती है कस्टम्स, इसके अलावा कन्वेंशंस, इसके अलावा आपकी रिलीजियस, मॉरल्स, ये सारी आपकी। इज इट क्लियर? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्विजिटोरियल एंड एडवर्सियल ट्रायल्स। अब ये आपके ना पेपर में जो एडवर्सियल और इंक्विजिटोरियल ट्रायल्स हैं वो काफी ज्यादा डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं। अब इसमें जो सवाल है, अब आपको उसने ये सवाल कितने मार्क्स का पूछा हुआ है? ये सवाल कितने का है? 6 मार्क का। अब क्या 6 मार्क के लिए आपको ये दोनों पैराग्राफ लिखने, इतने डिटेल के अंदर जाना? हाँ जी, 3-3 पॉइंट्स नहीं लिखने, पॉइंट्स नहीं इसमें लिखने, इसमें पैराग्राफिंग आ जाएगी। आप इसमें यहाँ पे पैराग्राफिंग आ जाएगी, क्योंकि इस सवाल के अंदर वर्ड देखें, यहाँ पे वर्ड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे शुरू में की वर्ड देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन। जी बेटा, इनके डिफरेंसेस हैं। आप पैराग्राफ 1 में एक का बताएं, पैराग्राफ 2 में दूसरा बता दें, तो ऑटोमेटिकली उसके डिफरेंस आ जाएंगे आपके सामने। ऐसा भी कर सकते हैं, या आप उल्ट के सेपरेटली डिफरेंसेस निकाल सकते हैं।
चलें जी, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडवर्सियल क्या होता है और इंक्विजिटोरियल क्या होता है। इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी से निकला हुआ है, ठीक है। एडवर्सियल आपकी जो जनरल आपकी लॉस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो है जनरल कॉमन सेंस थिंग्स है, कॉमन लॉ के ऊपर बेस करता है, मतलब कॉमन सेंस के ऊपर बेस करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये एडवर्सियल में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि एडवर्सियल सिस्टम इज यूज्ड इन द कंट्री विद कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन। ये लिखा हुआ है कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन कि मतलब जिन कंट्री में कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है, और यूके इज वन ऑफ द मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विद कॉमन लॉ एग्जिस्ट, जहां पे ज्यादातर लॉ कॉमन लॉ पे डिपेंड करते हैं, ज्यादातर केसेस कॉमन लॉ पे डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, in court, advocates for both sides present their party's case and interest. Each party builds the case by producing evidence and witness and attempts to discredit the opposition. The case is presented to an impartial judge and jury to decide the outcome after hearing both sides. It could be argued that this system protects the right of individual and the presumptions of innocence of the accused in the criminal case. The accused has the right to remain silent, abstain, lawyers in serious cases remain innocent and proved guilty. So, before the criminal trial, the investigation is run by the police, who have followed the certain procedural rules. The system is not necessarily designed to arrive at the truth in the case. In civil cases, it allows both parties to consider strength of each cases. मतलब क्या है कि आपका जो भी एडवर्सियल सिस्टम होता है वो कॉमन लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, और जो ओल्ड फैशन्ड टेक्निक्स टू रिजॉल्व या टू ब्रिंग जस्टिस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज अपना अपना व्यू देगी और जज बैठा होगा। जैसे पंचायत में क्या होता है, पंचायत जो गांव में लगती है, गांव के बड़े जो बैठते हैं, तो एक साइड पे एक पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, दूसरी देती है, उसमें जो है वो क्राइम्स को रिजॉल्व किया जाता है। इसी तरह कोर्ट के अंदर भी इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और ये एडवर्सियल सिस्टम आपका होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब so there is a procedural issue leads to the freedom of accused against whom there is strong evidence of guilt. Sometimes आपका प्रोसीजर इतना अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, और एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है कि इसने बात बतानी है, इसने बतानी है, मे भी उस दिन वो बंदा बीमार हो, वो सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ना कर सका हो, तो क्या वो जस्टिस प्रिवेल करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह वो नहीं है। इनोसेंट डिफेंडेंट इज हैंडीकैप्ड बाय एन अनस्किल्ड लॉयर एंड unable to afford a lawyer to defend them. ये भी sometimes हो सकता है। Inquisitorial system often applies where there is codified laws. तो जहां पे जिस कंट्री में codified laws होते हैं, जहां पे strict adherence to law होती है, जहां पे full implementation of law होती है, वहां पे ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जगह पे जस्टिस नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल राइट्स टू अपील होते हैं, मल्टीपल राइट्स टू अपील होते हैं। आप एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं है, आप दूसरी जगह पे जाएं, दूसरी कोर्ट से अपील कराएं, तीसरी में जाएं, चौथी में जाएं, पांचवी में जाएं। इंग्लैंड में क्या है, ऐसा है या नहीं है? तो इंग्लैंड में क्या एक सिस्टम अप्लाई हो रहा है? नो, इंग्लैंड इज अ कंट्री वेयर टू सिस्टम्स आर अप्लाइड एट द सेम टाइम। एडवर्सियल भी होता है और इंक्विजिटोरियल भी होता है। इज इट क्लियर? तो अब इसमें क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज ऑफन लेड बाय एन एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट whose report is presented to the trial court. The judge acts as a fact finder. The officers of the court, the advocates, help the judge to decide the truth rather than to take one side of the other over the other. The judge takes more active role and questions witnesses. अब इसमें क्या होता है, फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती हैं तो यू आर गिवन राइट टू अपील। वहां पे कॉमन लॉ पे जहां पे होता है वहां पे बहुत ओल्ड फैशन्ड लॉ को अप्लाई किया जाता है, मतलब दोनों साइड्स ने आर्ग्यूमेंट देने हैं, अपने अपने प्रेजेंट करने हैं, उसके बाद दोनों साइड्स जो हैं उनसे कोई विटनेस से सवाल नहीं है, जस्ट एक बंदा बैठा है आपके सामने, उसने अपना फैसला ले लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इसको अगर हम ये कहना चाहें कि ये एक प्रोसीजरल लॉ होता है, इसको हम प्रोसीजरल भी कह सकते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करता है, लॉस के ऊपर है ना, ये लॉस को फॉलो करता है कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, ये लॉ से अगेंस्ट है। आपका जो इंटरप्रिटेशन टू लॉस होती है वो सारी यहाँ पे यूज की जाती है, लिटरल अप्रोच करते हैं, जज का रोल बहुत ज्यादा होता है। ये
प्रोसीजरल है और ये आपका कस्टमरी या कस्टम्स के ऊपर है या ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन है। अब ये यहां तक क्लियर हो गया आपका जी? कोई चीज मुश्किल तो नहीं है इसमें? आप बताएं क्या नाम है? उजैर, उजैर जी जी सर, यही हूँ यही हूँ। क्लियर है? जी चले जी सर। चले ओके। अब इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम देखें, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द रूल ऑफ लॉ। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, आपने मल्टीपल लोगों की डेफिनेशंस ऑफ लॉ देनी है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे लोगों की डेफिनेशंस ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले आपका हमारा डाइसी भाई है। डाइसी भाई ने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन दी थी रूल ऑफ लॉ की। ये आपकी रूल ऑफ लॉ। अब ये इन पर्संस के रूल ऑफ लॉ को आपने एलेबोरेट करना। बेसिकली ये जो चार्ट बना हुआ है यही आपका एक्सप्लेन, उससे सवाल बहुत सिंपल सा पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। तो आपकी डिबेट किस पे जाएगी? आपका पहला पैराग्राफ बनेगा, आप पहला पैराग्राफ बनाए डाइसी के ऊपर, आप दूसरा पैराग्राफ बनाए वन है के ऊपर, और तीसरा बनाए राज के ऊपर। ठीक हो गया? सबसे पहले क्या है कि डाइसी क्या कहता है? डाइसी कहता है कि द रूल ऑफ लॉ इज द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट। कि स्टेट आर्बिट्रेशन को रोकती है। बिकॉज इन द क्रिमिनल लॉ, इन एवरी क्रिमिनल लॉ, स्टेट प्रोटेक्ट्स द विक्टिम। करती है या नहीं करती? आर वर्सेस मिलर, आर वर्सेस अमार, आर वर्सेस सलाह, आर वर्सेस उमर, आर वर्सेस दुआ। तो क्या करती है? आर क्या है? स्टेट प्रोटेक्टर। तो यही रूल ऑफ लॉ है आपका, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ये 3 पॉइंट्स हैं। वो कहता है कि ये लॉस के हैं कि मतलब एक तो ये है कि स्टेट प्रोटेक्ट्स द, स्टेट प्रोटेक्ट्स द विक्टिम। Law, in the eyes of law, all the people are equal. No one is denied being given justice by saying that you are black, you are white, you are minor, you are female, you are Asian. You can't deny. Is it clear? और तीसरा, supremacy of ordinary law means the law which is present on the land या in the country, and many cases have been decided on the basis of that law. If that law is present, then automatically law is supreme. Law is the powerful thing. If something is written in law and anyone who is doing anything against that law, this shows that there is no supremacy. If someone rich and the political leader who is the head of country and he is breaching the law, जो आपका और ऑर्डिनरी लॉ है उसको ब्रीच करता है, तो इट मींस कि लॉ इज नॉट वर्किंग फॉर द रिच एंड द wealthy people, but law is only prevailing, like in Pakistan. Is there supremacy of law in Pakistan? Is there supremacy of law? हमार पकड़ा जाए ड्रिफ्ट करते हुए तो सजा नहीं मिलती, एसन पकड़ा जाए तो सजा मिलेगी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली दैट एग्जिस्ट। ऐसा ही है जी बेटा। इसके अलावा है वन वन हाइक क्या होता है? अब ये हमारे पास फिर इसमें एब्सेंस ऑफ, अब इसमें भी ये देखें पहला पॉइंट सेम है, एब्सेंस ऑफ ordinary law, arbitrary power on the part of state, rule of law weakened by an increasingly interventionist state। ये इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, sometimes states give protection to the criminals। अब sometimes states जो हैं उनके पास इतना ज्यादा बर्डन होता है कि वो उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकती, एंड many in many countries law always develop over the passage of time। ऐसा होता है
तो जब एक लॉ जब बार बार डेवलप हो रहा है एंड गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ, ऑटोमेटिकली स्टेट की इन चीजों की वजह से स्टेट प्रोटेक्शन नहीं मिलती, स्टेट इस चीज को रिजॉल्व नहीं करती, स्टेट इज नॉट फुली क्या नाम है सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये कह लें इसको, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में फेल हो जाती है। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता किसी मुल्क में, हर दिन प्रोटेस्ट होते हैं, क्या स्टेट उस चीज को कंट्रोल कर पाती है? नहीं। तो इस वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसके अलावा मॉडर्न स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल ऑफ लॉ। स्टेट क्या करती है? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल ऑफ लॉ। स्टेट क्या कहती है कि आप, पहली बात तो यह कि अगर हमारे पास केस लाए हो, लाओ जी पैसे दो, तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो। जहां पे फाइनेंस की आ गई है वहां पे आपका समटाइम्स रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, इसको इम्पार्शियल टू फाइनेंस या इकोनॉमिक अफेयर्स रखा जाता है। हाँ, जहां पे इकोनॉमिक मैटर्स है वहां पे तो वो आएगा, लेकिन जहां पे इकोनॉमिक मैटर्स नहीं है वहां पे नहीं है। जैसे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है दैयत का, कि एक बंदा अगर मर्डर करता है तो दूसरा बंदा उसको दैयत पे कर सकता है, उसकी फैमिली को। दैयत क्या होती है? कंपनसेशन बाय मनी, कंपनसेशन ऑफ ब्लड बाय मनी। इज इट पॉसिबल? तो इस्लाम में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग करते हैं, उसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या है, वो मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इसका इशू क्या है कि इसमें लोग इस चीज को क्रिटिसाइज ये करते हैं कि हाउ स्टेट कैन कंपनसेट ए पर्सन हु इज giving blood money to someone. If he is rich, he can give blood money, but a poor person cannot give blood money. उसे सेंटेंस फिर क्यों मिल रही? ठीक है, लेकिन इसमें फिर यह है कि सजा दूसरी साइड पे इस्लाम ये भी देता है ना कि खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। तो इस्लाम का व्यू जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, इस्लाम का व्यू जो है वो, लेकिन यहाँ पे खैर हमारी वो बात हो नहीं रही है, हम यहाँ पे सिंपल इसको रूल ऑफ लॉ की बात कर। रेस कहता है कि क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग लॉस। ये रूल ऑफ लॉ है कि पहले तो आप अपने रूल्स बनाने के प्रोसीजर सही करो, फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस दो, तब रूल ऑफ लॉ होगा। बिल्कुल सही बात की है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी ऑब्जर्व। जब नेचर जस्टिस करती है, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदू लॉ के अंदर, कर्मा। ये कर्मा क्या होता है? आप लोग भी यूज करते हैं, ये हिंदू लॉ का वर्ड है। कर्मा क्या होता है? क्या आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ऐसा ही है ना, यही कर्म है ना। तो यही वो कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी ऑब्जर्व। मतलब कि अगर किसी ने किसी का बाजू तोड़ा है तो उसको अगर चोट लगी है किसी और जगह पे, तो वो भी अल्लाह ताला ने उसे सजा दी है। ये रिलीजन को भी इन टच कर रहा है बीच। इसके अलावा courts should have the power to review the way in which the other principles are implemented. Means के court must be able to। अब इसके नजदीक सबसे पहली बात क्या है कि रैस भाई जो है ये जुडिशरी को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, ये बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी जुडिशरी को बिठाना चाहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पहले वाली जो डेफिनेशन है ये सबसे एक्यूरेट है। इसमें उसने कहा है कि लॉ सुप्रीमेसी हो, फेयरनेस से हो, इक्वालिटी हो, और कोई भी पर्सन लॉ से बच ना सके। बस सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन लॉ से बच ना सके। ये तो इसकी सेम सिमिलर बात होगी। दूसरे वाले में वन एक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स है। वन एक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वन एक्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिबेट बहुत कम करता है, ठीक है। और रेस का जो है ये ज्यादातर tilted toward independence of judiciary है, which can be dangerous for the country as judiciary is independence of judiciary is negating the supremacy of parliament and law as well. कि judiciary can become dictatorial role of judiciary can be there। ये आपका हो गया जी।
क्लियर हो गया? जी सर। Okay. Next, we are going to moving towards next question. Discuss the relationship between the law and morality. अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर 1 से ये आपको पहले भी हाईलाइट भी करवाए थे कौन कौन से टॉपिक्स हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें मैंने ये टॉपिक भी आपको हाईलाइट भी करवाए थे ये टॉपिक्स। ठीक है, अब लॉ और मोरालिटी क्या होते हैं? अब देखिए, क्या लॉ और मोरालिटी अलग अलग हो सकते हैं? लॉ और मोरालिटी कभी भी अलग नहीं हो सकते। लॉ एंड मोरालिटी क्या नाम है हमारा, सुनो, लॉ एंड मोरालिटी आर ऑलमोस्ट सेम, मीन्स के इफ द लॉ इज निगेटिंग मॉरल वैल्यूज देन देयर इज नो लॉ। If the law is against the morality existing law and order in the society, yeah, if the law is against the basic human rights, then law cannot exist without morals. अगर लॉ जस्टिस को प्रमोट नहीं करता, क्या वो लॉ है? अगर लॉ आपके क्राइम्स को नहीं रोकता, क्या आपको इमोरल बनाता है या आपकी इमोरल एक्टिविटीज को नहीं रोकता, तो क्या वो लॉ होगा? अगर लॉ आपकी कंट्री में फेयरनेस नहीं लेके आता, क्या वो लॉ होगा? मोरालिटी और लॉ वर्क्स, मोरालिटी एंड लॉ वर्क साइड बाय साइड, ये दोनों साइड बाय साइड वर्क करते हैं आपके। ठीक हो गया? अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कहाँ पे किस जगह पे लिखा हुआ है, लॉ एंड मोरालिटी। मैं आपके सामने थोड़ी सी इसकी डिबेट में भी चले जाते हैं ताकि आपको कुछ याद भी रहे कि सर ने पढ़ाया क्या था। ये था, ये लॉ एंड मोरालिटी। अब बेटा, मेनी पीपल बिलीव दैट सोसाइटी की, पहले तो आपने इसमें डिस्कस क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आप डिस्कस क्या करेंगे? पहले आप बताएंगे मोरालिटी क्या होती है, ठीक है? फिर आप बताएंगे लॉ क्या होता है, लॉ की टाइप्स क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फिर इन दोनों के एक पैराग्राफ के अंदर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे। पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 में ये बताया और पैराग्राफ 3 में इनका रिलेशन स्टैब्लिश किया, तो ये आपका आंसर बन। इज इट क्लियर? आप इसके अंदर एंड पे आप ओपिनियन दे दें अपनी। लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंस? अब इसमें हमारे पास एक वर्ड आता है कि मोरालिटी इज डिफाइंड बाय a particular system of values and principles of conduct, especially one held by a specified person or society. Morality can be personal morality or a collective morality of society as a whole. बेटा, पर्सनल मोरालिटी हर इंसान की डिफरेंट होती है। मे बी मैं झूठ कम बोलता हूँ, मे बी मेरे से भी कम झूठ जो है वो सला बोलता हो, अमार बोलता हो। मे बी मेरे नजदीक शराब पीना अच्छा हो लेकिन अमार के नजदीक शराब पीना बहुत बुरी चीज हो। ये मोरालिटी पर्सनल टू पर्सनल, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरे नजदीक में भी ये जैसे जो लोग हराम खाते हैं, इनके नजदीक दे ऑलवेज जस्टिफाई देमसेल्व्स बाय सेइंग इट गिफ्ट। वो कहते हैं कि ये जो पैसे मिलते हैं ये गिफ्ट होता है, भाई ये लोग हमें गिफ्ट देते हैं। अब एक बंदे ने, मैं एक जज हूं, फर्ज करें मैं एक जज हूं, मैं पैसे नहीं लेता, मैं एक बंदे का अमार का केस है मेरे पास, अमार का एक केस है मेरे पास, और अमार इज सेइंग के जज साहब मेरा केस है आपके पास, बस इतना मुझे कहता है, और उसके बाद कहता है कि जज साहब आपका घर बन रहा था तो उसमें वो आपके घर में 10 कमरे हैं तो 10 एसी लगवाने हैं, वो मैं लगवा दूं। अब बैक ऑफ द माइंड अमार का क्या माइंड है कि मैं जज साहब को जब एसी लगाऊंगा, क्या वो जज साहब मॉरली फेयर डिसीजन देगा? वो तो टिल्ट टूवर्ड अमार हो जाएगा। तो इसलिए मोरालिटी जो है, जो इंडिविजुअल मोरालिटी होती है, मोरालिटी की दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल मोरालिटी एंड कोलेक्टिव मोरालिटी। तो कोलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों मोरालिटी की टाइप्स हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद
It is normative or prescriptive, that it is specifies what ought to be done or delineates acceptable and unacceptable behavior in our society. In many other, morality has been influenced by large extent by religious beliefs. ऐसा है या नहीं है हमारे मुल्क में? नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, ये हमारा इस्लाम कहता है इसके खिलाफ है, ये फलां नहीं करना। हर मुल्क में ये होता है। हिंदू क्या इंडिया में ये नहीं होता कि उनका जय श्री राम राय जो भी है वो सारी उनकी डेली लाइफ को एग्जामिन करता है, इनको डेली लाइफ को रन करने में हेल्प करता है। हमारा क्या बिलीफ है? अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह पाक हमारे लिए जो भी अच्छा काम होता है वो भी अल्लाह करता है। जो अगर हमारी लाइफ में कुछ मिजरीज आती हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से आती है, वो टेस्ट है हमारे लिए। अब कोई बता वफात पाता है, हमारे माइंड में क्या होता है कि अल्लाह सब्र दे। कभी हमने वैसे उसे कहा है कि यार चल अल्लाह पाक की बजाय हम वैसे जनरली बोल दें? अब देखिए इतना कॉमन है कि मेरे मुंह से ये वर्ड ही बार बार यही निकलता है। क्या हमने कभी कहा है कि आप नहीं नहीं बिल्कुल यार वो तो मरने वाला था, उसने मरना था, ठीक है, तो तुम क्यों अपने आप को खराब कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी जियो? ऐसा कहेंगे आप? खींच के थप्पड़ मारेगा हमारे मुंह पे। ये रिलीजियस उसमें है तो हम ये वर्ड ही ये बोलेंगे कि अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे, अल्लाह पाक तुम्हें ये करे ये करे। हम जो चीज मांगते हैं वो अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि रिलीजन डोमिनेट्स मोरालिटी। बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिलीजन डोमिनेट। इसके अलावा बाइबल, यहाँ पे क्या उसने एग्जांपल दिया, बाइबल प्रोवाइड्स मॉरल कोड फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी। इस्लाम में कुरान है, ऐसे ही मल्टीपल जो सिस्टम्स है, जो हिंदुइज्म है उसमें वेद्स होते हैं, वेदास होते हैं, बुद्धिस्ट में उनके अलग अपनी किताबें हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये मल्टीपल आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं। मोरालिटी इज एथिकल कोड दैट टचेस द, हाँ अच्छा अच्छा, virtually very areas of our life, behavior towards the human fellows, money, property, sexuality। अब हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है? हम अपने उसमें देखते हैं, बेटा इधर सुने, हम अपने उस पे सुनते हैं। हमारा रिलीजन क्या कहता है? अगर आप पब्लिक जगह पे जा रहे हैं तो औरत आई है तो उसको पहले जगह दे दो, सिखाता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर है। अब हमारा और उनका मॉरल वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है, ऐसा है या नहीं है? तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी मोरालिटी के अंदर आपके डेली मैटर्स भी आते हैं, आपकी मोरालिटी के अंदर पैसे का लेन देन भी आता है, आपकी मोरालिटी के अंदर सेक्सुअलिटी भी आती है। मेल फीमेल की बात हो रही है कि इनके अंदर इनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये भी आता है। बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये भी आता है, ये मॉरल वैल्यूज। अच्छा, लेकिन मोरालिटी के अंदर सजा नहीं होती, सजा हम नहीं देते। मोरालिटी के अंदर जो मेन चीज आती है कि इसमें सिर्फ इट डील्स विद द इश्यूज इन राइट एंड रॉन्ग, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोरालिटी इसको डील करती है सिर्फ। अच्छा, अब क्या है कि हर सोसाइटी के अंदर जो मोरालिटी होती है, ये हमेशा याद रखिए, ये इवॉल्विंग को इसको क्या कहते हैं कि इवॉल्व करती है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। ये चेंजेस ऑफ डायनेमिक्स भी होती है, चेंज ऑफ डायनेमिक्स इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में जो मोरालिटी होती है ये इवॉल्व करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अंदर हर सोसाइटी में मे भी हमारे जो दादा या परदादा थे उनके नजदीक रिलेशनशिप्स और तरह से हों। आज के जमाने में रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पुराने जमाने में फूफो एक सबसे अच्छी होती थी, आज के जमाने में फूफो को एक साइन ऑफ क्या प्रेजेंट किया जाता है? लड़ाई झगड़ा, ऐसा है ना। तो मोरालिटी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, शिफ्ट मारती है। ये कॉमन सेंस की एग्जांपल्स हैं। लॉ और अब लॉ क्या होता है? लॉ ये होता है कि लॉ इज मे बी कस्टमरी भी हो सकता है, इट कैन बी कोडिफाइड, बट लॉ कैन नेवर बी
against morality of the society. Law can never work against the morality. So it means कि law and morality are overlapping. हमारा क्या होता है, law and morality क्या होती हैं, overlap करती हैं. All the criminal laws set out in this book classifies behavior as criminal that is also immoral. Every society believes theft is wrong. Yes. दुनिया में हर रिलीजन एक चीज को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड, पीस. जो अल्लाह ने रिलीजन बना के भेजे हैं, सिंपल ये है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो एग्जिस्ट करते हैं आज के जमाने में भी. ये तीन रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना. पुराने जुडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी. क्या जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तीनों की किताबें उठा के देख लें, सब में एक ही बात होगी, सच बोलना है, फेयर रहना है और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना. ये यही प्रमोट करता है. इज इट क्लियर? अब इसके बाद मोरालिटी इन द लॉ, सिविल लॉ, wrongs such as negligence where the sanctions aim to compensate and follow the idea that there be no unjust enrichment whether it is reflected by the exemplary damages. कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अभी उसने सारे एग्जांपल दिए हैं कि लॉ और मोरालिटी के अंदर से उसने उठाया है, चंक्स उठाए हैं. चंक्स किस चीज के उठाए हुए हैं कि कैसे लॉ और मोरालिटी सेम है. बेसिकली लॉ एंड मोरालिटी हैव ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप कह सकते हैं इसको हम, क्लोज रिलेशनशिप. मोरालिटी के अंदर अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या कहते हैं कि जब आप किसी के साथ कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो कीप योर प्रॉमिस, फुलफिल योर प्रॉमिस, ऐसा ही है. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस चीज को प्रमोट नहीं करता, करता है या नहीं करता? तो इस तरह ये बेटा आपकी एक डिबेट बनेगी. ये मैंने काफी ज्यादा डिटेल के अंदर आपको समझा दिया है. इस चैप्टर के अंदर इस साल जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें. इस साल जो इंपॉर्टेंट चीज आने के चांस है वो आपका ये वाला पोर्शन है जी. हम क्या नाम है, उजैर जमाल तमीमी. इस चैप्टर से ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. यस, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमारा आपकी किताब किधर है बेटा? ये रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी है. सोसाइटी के अंदर जो रोल ऑफ लॉ है, मैं इसी तरह टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा कि इसमें से ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा फोकस करें. इज इट क्लियर? तो अब ये कोई गेस्ट पेपर टाइप चीज होगी. गेस्ट पेपर यही बता रहा हूँ ना, साथ साथ बताता तो जा रहा हूँ टॉपिक्स में. हर टॉपिक में मैं रिवाइज कराऊंगा तो साथ साथ टॉपिक बताता जाऊँ. ठीक है सर. ठीक हो क्या? अच्छा, रूल ऑफ लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए ट्रांसपेरेंट लीगल सिस्टम. अभी एक पूरा चैप्टर करना है तो ये आखिरी सवाल चल रहा है, ये आखिरी सवाल है हमारा. रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी में ये है कि रूल ऑफ लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए ट्रांसपेरेंट लीगल सिस्टम. मतलब क्या है कि सोसाइटी में अगर जुडिशरी नहीं है, लीगल सिस्टम ही नहीं है, तो क्या लॉ के ऊपर अगर कोई बंदा डिसीजन ही नहीं दे रहा तो हमें कैसे पता चलेगा लॉ सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? तो इसके लिए जुडिशरी का होना जरूरी है या नहीं जरूरी? इसी तरह लॉ अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द सोसाइटी थ्रू रेगुलेशंस. लॉ कैसे कंट्रोल करता है सोसाइटी? ये मल्टीपल वेज है. A clear set of laws that are freely and easily accessible to all on all the websites modern day. On every department's website, the law of that particular department is given. You can access it. This shows that you have to work according to that law. Strong enforcement structures. When someone is breaching any law, the enforcement institution like executive and judiciary, interpretation का institution है judiciary. तो जो law and order है
लॉ एंड ऑर्डर तभी होता है जब लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला इदारा ठीक होता है। अगर पुलिस ही पाकिस्तान में करप्ट है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा? नहीं होगा। तो ये लॉ सोसाइटी के अंदर तब चल सकता है जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग सही हो। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट, इंडिविजुअल एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सारे लॉ का रोल है। अब इसके अलावा सोसाइटी के अंदर ये है कि ऑल द पीपल मस्ट अबाइड बाय द लॉज which are made within the country or by the international law। कोई इंटरनेशनल लॉज भी कर रहे हैं तो वो भी हमें फॉलो करने हैं। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करो। और मैं एग्जांपल देता हूं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ सारी दुनिया के सेम है। अगर पाकिस्तान का कोई पायलट सिविल एविएशन के लॉ को ब्रीच करता है तो क्या वो पाकिस्तानी लॉ को सिर्फ ब्रीच कर रहा है? नहीं, दैट पायलट इज ब्रीचिंग द इंटरनेशनल लॉ। सी वाटर्स के ऊपर इंटरनेशनल लॉ एक है। सी वाटर पे 120 नॉटिकल माइल के बाद फ्रीज जोन है। अगर आप किसी कंट्री के 120 नॉटिकल माइल्स के अंदर आप आते हैं तो यू आर ब्रीचिंग इंटरनेशनल लॉ। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी तरह पीपल शुड ओनली बी पनिश्ड फॉर क्राइम सेट आउट बाय द लॉ। क्वेश्चंस ऑन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट्स शुड बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ। किसी बंदे के राइट्स को ब्रीच नहीं करना, तोड़ना नहीं है, ये लॉ कहते हैं हमें। यही सोसाइटी के अंदर लॉ का रोल है कि लॉ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो ऑर्डर्स है वो स्ट्रिक्टली कराता है। इसके अलावा ऑल द पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, देयर मस्ट बी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, कोर्ट्स मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। इसके अलावा द मीन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड for resolving without prohibitive cost, inordinate delay, bona fide dispute which the parties themselves are unable to resolve. All the issues which are between two people, like दो लोगों के दरमियान जब इशू आता है और वो दोनों लोग आपस में नहीं रिजॉल्व कर सकते, फिर तीसरा कौन करता है? कोर्ट होती है जो डिसाइड करवाती है। इसी तरह रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी के अंदर क्या है कि अगर सोसाइटी में रोल ऑफ लॉ ज्यादा अच्छा होगा तो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हार्म, इट इंश्योर्स कॉमन गुड। सोसाइटी में कॉमन गुड्स आ जाएंगी, अच्छाई आ जाएगी। और फॉर सेटल आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स, ये एक्चुअल रोल ऑफ लॉ ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर आपकी डिबेट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कि सोसाइटी में रोल ऑफ लॉ ये होता है। तो इन सारे रोल ऑफ लॉ अगर ये फुलफिल हो रहे हो तो हमारे फैमिली मैटर्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होती हैं, लोकल कम्युनिटीज, जिन जिन जगहों पे हम रहते हैं वहां पे जस्टिस प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा? जस्टिस प्रिवेल करेगा। तो ये आपकी रोल ऑफ लॉ। अब ये लॉ को कौन इंप्लीमेंट करता है? इसमें पुलिस फोर्स होती है, जुडिशरी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके लॉ को जो है वो कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये बस इतना है बेसिकली आपने याद रखना है कि यही रोल ऑफ लॉ सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1